हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2023-24 के लिए जियो में जनन चैप्टर क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सीरीज है। इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एक कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद करते चलिए। ये फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव है, आप इसे अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद करते चलिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है, युग्मक निर्माण के लिए कौन सा विभाजन होता है। तो युग्मक निर्माण के लिए याद रखना कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक निर्माण के लिए कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आप ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि नर युग्मकों का मादा युग्मकों से संलयन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। नर युग्मकों का मादा युग्मकों में संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये दूसरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहाँ होती है। सॉरी, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वृषण में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, वृषण में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शुक्र जनन कहते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन है कि गन्ना में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। गन्ना में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा गन्ना में कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके डाली के द्वारा होती है, अर्थात उसके तना के द्वारा होती है। आप याद रखना गन्ना में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 5वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द्विखंडन में कोशिका का क्या होता है। द्विखंडन में कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, द्विखंडन में कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना क्या है। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में, क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा जनन संभव है। जटिल बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन संभव होता है। कौन सा जनन संभव होता है, लैंगिक जनन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। मनुष्य में जीवन काल कितने वर्षों का होता है, तो याद रखना 100 वर्षों का होता है जीवन काल। मनुष्य का जीवन काल जो होता है 100 वर्षों का होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक तोता का जीवन काल जो होता है कितने दिनों का होता है, तो याद रखना 140 वर्षों का होता है। एक तोता का जो जीवन काल होता है कितने वर्षों का होता है, 140 वर्षों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, एक मिनट थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि कायिक जनन एक प्रकार का कैसा जनन है, तो अलैंगिक जनन है। कायिक जनन किस प्रकार का जनन है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अब 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब युग्मक संलयन की प्रक्रिया, यहाँ पे ध्यान दो, जब युग्मक संलयन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है तो उस विधि को क्या कहते हैं, तो उस विधि को कहा जाता है बाह्य निषेचन। जब युग्मक शरीर के बाहर मिलता है, मान लो स्पर्म और ओवम की बात करें, शुक्राणु और अंडाणु की बात करें, और ये प्रक्रियाएं शरीर के बाहर होती है। कहाँ होती है, शरीर के बाहर होती है। तो शरीर के बाहर ये प्रक्रिया होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बाह्य निषेचन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है, कायिक प्रवर्धन में पादप का उत्पत्ति स्थल क्या होता है। कायिक प्रवर्धन में पादप का उत्पत्ति स्थल कौन सा जगह होता है, तो पर्व संधि होता है। कौन सा संधि होता है, पर्व संधि। ये बात आप याद रखना। 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। प्रोटिस्टा और जो मोनेरा होते हैं उसमें जनन का प्रकार होता है कोशिका विभाजन। कौन सा विभाजन, कोशिका विभाजन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोशिका विभाजन।
अगला क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में जनन कौन सी विधि द्वारा होता है। अमीबा में जनन की कौन सी विधि होती है। हम तो मान लो ये अमीबा हो गया। अमीबा में जनन देखना कैसे होता है। ये बीच से थोड़ा सा दबता है और यहाँ पे जो केंद्रक होता है लमड़ जाता है, और फिर तीसरे स्थिति में जाके एक क्या करेगा, ये जाके दो अलग अलग अमीबा बना लेगा। तो अर्थात इसमें क्या हुआ, द्विखंडन की प्रक्रिया हुई। कौन सी प्रक्रिया हुई, द्विखंडन की। तो अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो द्विखंडन विधि पाई जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, द्विखंडन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है क्लोन शब्द किसे निरूपित करता है। क्लोन शब्द जो होता है किसे निरूपित करता है, तो संतति जनक के समान हो। क्लोन शब्द जो होता है किसको निरूपित करता है, किसे निरूपित करता है, तो किसे निरूपित करता है, संतति क्या हो, जनक के समान हो। किसके समान हो, जनक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, उस श्रेणी के अधिकांशतः जीव में, जो उस श्रेणी के अधिकांशतः जीव होते हैं उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो उस श्रेणी के जंतुओं में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाएगा, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप ध्यान दीजिएगा, अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है। अंडाशय यदि विकसित होता है तो वो क्या बनाता है, फल बनाता है। अंडाशय विकसित होगा तो वो फल का निर्माण करता है। आपके भेजे में ये बात बैठा, अंडाशय यदि विकसित होता है तो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सुनो थोड़ा सा। कह रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो बीजांड विकसित होगा तो क्या बनाएगा, बीज, और अंडाशय विकसित होगा तो क्या बनाता है, फल बनाता है। ये एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण स्थित होता है। भ्रूण कहाँ स्थित होता है, ये जो भ्रूण है वो कहाँ स्थित होता है, तो आप याद रखना बीज के अंदर स्थित होता है। भ्रूण कहाँ स्थित होगा, बीज के अंदर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मनज से जो भ्रूण बनने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक सीप एक ऋतु में, जो एक सीप होता है एक ऋतु में कितने मिलियन अंडे देती है, तो आप याद रखना 100 मिलियन अंडे देती है। एक सीप जो होती है एक ऋतु में कितने मिलियन अंडे देती है, तो ये बात आप याद रखिएगा। एक जो सीप होता है एक ऋतु में 100 मिलियन अंडे को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर पौधे के एक पुष्प में, यहाँ पे देखो, नर पौधे के एक पुष्प में लगभग कितने परागकण पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा एक नर पौधे के पुष्प में लगभग कितने परागकण पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 5 लाख परागकण पाए जाते हैं। एक पुष्प का परागकण यदि एक पुष्प का परागकोश लेते हो तो उस पूरे परागकोश में 5 लाख परागकण पाया जाता है। ये बात आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमारा है अगला क्वेश्चन है कि जिस बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान दो, जिस बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। जिस बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आवृत बीजी कहा जाता है, ठीक है, आवृत बीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, तो एक लिंगी पुष्प जो होते हैं उसमें पर परागण होता है। कौन सा परागण होता है, पर परागण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कैसे होते हैं, तो शुक्राणु अगुणित होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं भाई मेरे, अगुणित होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पे ध्यान दोगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, अंडाणु होते हैं। यहाँ पे देखोगे अंडाणु किस प्रकार के होते हैं, अंडाणु की जो संरचना होती है कैसी होती है, तो अगुणित होती है। आलू में जनन किसके द्वारा होता है, तो आलू में कायिक जनन होता है। ये आप लोग जानते होंगे, पहले से ही आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है, आपको केवल रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका जो हम आपको अभी बता रहे हैं इसका रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में रहेगा। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग आते हैं उनको पता होगा कि
हमारे पास बायोलॉजी एक बार समाप्त हो चुकी है और दूसरी बार स्टार्ट कर दी गई है। दूसरी बार में हमारा सेकेंड लेसन चल रहा है। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि बेहतर तरीके से बायोलॉजी को समझा जाए, पढ़ा जाए, तो सुबह का क्लास जो है मेरा 5:30 से 7 के बीच है, तो आप आ सकते हैं और बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, देखोगे 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जो केचुआ होता है कैसा प्राणी होता है। केचुआ किस प्रकार का प्राणी होता है, तो केचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है। इसको हम लोग कहीं कहीं ऑप्शन में लिखे हुए देखेंगे कि उभयलिंगी, केचुआ जो होता है उभयलिंगी प्राणी भी होता है, ये कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कि केचुआ उभयलिंगी प्राणी भी होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जिस पुष्प में, क्वेश्चन क्या है, जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विलिंगी। जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, तो ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है चिंपैंजी में। ये जो ऋतुस्राव चक्र देखते हैं ये किस में पाया जाएगा, चिंपैंजी में पाया जाएगा, मानव में भी पाया जाता है। ठीक है, और अगला जो है जीव हो सकते हैं। जीव कैसे हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। जीव जो होते हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुष्प हो सकते हैं। पुष्प की भी बात करें तो पुष्प भी एक लिंगी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। पुष्प भी एक लिंगी हो सकता है और क्या हो सकता है, द्विलिंगी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन अंडप्रजक प्राणी है, तो अंडप्रजक प्राणी की श्रेणी में पहला आता है मगरमच्छ। कौन आता है, मगरमच्छ की बात करते हैं पहले की, और दूसरा हमारा आता है सांप। ये क्या है, अंडप्रजक प्राणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। जो मानव युग्मक होते हैं शुक्राणु या अंडाणु, उसमें युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 23 होता है। कितना होता है, 23। और जो युग्मनज बन जाते हैं तब उसमें 46 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना, जो उसको चल बनाता है, चलायमान बनाता है। उसी के वजह से उसको ऊर्जा मिलती है जिससे वो आगे की ओर गति करता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं एक गुणक होते हैं या अगुणित होते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक समान जीव प्राप्त होते हैं विखंडन प्रक्रिया से। विखंडन प्रक्रिया से एकदम सेम टू सेम कॉपी जीव प्राप्त होते हैं, और ये बात आप याद रखना, जनक समान जीव प्राप्त करना होगा तो विखंडन की प्रक्रिया होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है भाई मेरे ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में। एक क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा जनन किस में होगा, ईस्ट में होगा, हाइड्रा में, सॉरी ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा। इस सब में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं, तो आप एक पौधा, आप एक पादप का नाम याद रखिएगा, वाउचेरिया। क्या नाम याद रखिएगा, वाउचेरिया। किसमें बहुकोशिका कशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं, तो वाउचेरिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, तो कोनिडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में। कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा क्या, पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी जीव के जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब नर और मादा युग्मन करते हैं या संलयन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन। 42वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे।
42 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से हो तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा के द्वारा पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा मुकुलन किस में होता है? मुकुलन किस में होगा? तो याद रखना मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में भी होती है और ईस्ट में भी होती है। जेम्यूल्स का निर्माण किस में होते हैं? 45वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है? जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? तो स्पंज में किसका निर्माण होता है? जेम्यूल्स का निर्माण होता है। स्पंज में किसका निर्माण होता है? जेम्यूल्स का। तो जो भी अभी लाइव सेक्शन में जुड़े हुए हो उसको वो लोग एक बार उस लाइक बटन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी जल्द से जल्द इसको शेयर कर लें। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो हमारा है किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जो आप आंसर देख रहे हैं वही क्या है? हाइसिंथ या जलकुंभी ही होता है जो क्या करता है? ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कर्तन लगाना किसका विधि है? कर्तन यदि आप लगाते हैं तो वो कौन सी विधि है या किस प्रकार की विधि है? तो कृत्रिम कायिक जनन की ये क्या है? विधि है। अंतर्जात मुकुलन किस में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि मुकुलन के 2 प्रकार होते हैं। मुकुलन के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला बहिर्जात मुकुलन जो कि शरीर के बाहर यदि मुकुल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। और शरीर के अंदर यदि मुकुल का निर्माण होता है तो उसे अंतर्जात मुकुलन कहा जाता है। और अंतर्जात मुकुलन किस में होता है? तो याद रखना स्पंज में होता है। अंतर्जात मुकुलन किस में होगा? स्पंज में होता है। ठीक है। अब हम लोग अपने 50वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और आ जाते हैं इधर। 50वां नंबर क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार, यहाँ पे ध्यान दो। किस पौधे के पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? किस पौधे के पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो आंसर याद रखिएगा ब्रायोफिलम। क्या याद रखिएगा? ब्रायोफिलम। और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो कौन सिर्फ अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है? बांस का जो पौधा होता है अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार जो होता है पुष्प पैदा करता है। और अगला क्वेश्चन है कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प किस में खिलते हैं? तो नीला कुरेंजी का जो पौधा होता है सिर्फ उसी में क्या होता है? 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही क्या करता है? पुष्प खिलता है। 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प यहाँ पे खिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे मध्य चक्र किस में पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? मध्य चक्र किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य चक्र किस में पाया जाएगा? गाय में पाया जाता है। मध्य चक्र किस में पाया जाता है? गाय में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है मनुष्य में। मध्य चक्र गाय में पाया जाता है और ये जो ऋतुस्राव चक्र होता है वो किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, यदि स्पर्म और ओवम जीव शरीर के बाहर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? जीव शरीर के बाहर संलयन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या नाम देते हैं? बाह्य निषेचन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दोगे, है कौन अंड प्रजक प्राणी है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो। कौन अंड प्रजक प्राणी है? तो आप याद रखो सबसे पहले कि अंड प्रजक प्राणी होता क्या है। तो वैसा जीव जो बच्चे को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देता है और उसी अंडे से बच्चे का जन्म होता है, तो वैसे जीव जो होते हैं क्या होते हैं? अंड प्रजक प्राणी होते हैं। जैसे में मुर्गी हो गया, सांप बच्चे ना देकर अंडे ही देता है, तो ये भी क्या है? अंड प्रजक प्राणी है। कछुआ भी बच्चे को जन्म नहीं देता, अंडे को ही जन्म देता है, तो कछुआ भी क्या होगा? अंड प्रजक प्राणी होगा। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से इस को एग्जाम में टिक आउट कीजिएगा, जो ऑप्शन में दिया हो उसको टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित कौन सा होता है? युग्मनज होता है। और युग्मक जो होता है शुक्राणु या अंडाणु की बात करें तो ये एक गुणक संरचना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग अगुणित है। तो यहाँ पे किस भाग की बात कर रहे हैं हम लोग, पराग जो होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दोगे, बहुखंडन की क्रिया अमीबा में किस परिस्थिति में होता है। तो बहुखंडन की प्रक्रिया अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो पे टारगेट करते हैं कि आप सभी कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करेंगे। आपको हम एक बात बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। इस वीडियो को देखने के बाद इसका एक फेयर कॉपी तैयार कर लें। फेयर कॉपी तैयार करने के बाद इसको आप क्लास में चेक कराइएगा। क्लास में चेक करा लीजिएगा, इसको याद करके क्लास में सुना भी लीजिएगा। और अगला काम जो करना है वो आपको अपने 5 दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, ताकि आपका भला हो गया तो आपके साथ आपके दोस्त लोगों का भी भला हो जाए। जो कहीं बेहतर कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं बायोलॉजी के लिए, तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में मार्क्स ला पाए। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को क्या करें, अपने जितने भी दोस्त हो सकते हैं उसको एक बार शेयर करिए और बोलिए कि इसको एक बार देख लीजिए, ताकि उनके नंबर में कुछ उछाल आ जाए। कुछ उछाल नहीं, बहुत उछाल आ जाएगा। मैं दावा देता हूँ आपको कि बहुत बेहतर मार्क्स आएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।